दोस्तों नमस्कार। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1496 कच्चा तेल डैश होता है। कच्चा तेल बोले तो क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो आप पेट्रोल या फिर डीजल यूज करते हो ये दूसरे देशों से मंगवाया जाता है हमारे देश के अंदर। तो ये जो पेट्रोल आप यूज करते हो ये इस फॉर्म में नहीं होता है, कच्चे तेल के रूप में होता है। कच्चे तेल के रूप में हमारे इंडिया में मंगाया जाता है और फिर इसको रिफाइन किया जाता है। उसके बाद आप लोग या फिर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जो पेट्रोल का दाम होता है उसमें रिफाइनिंग का जो कॉस्ट आता है, रिफाइनिंग में जो भी लागत होता है उसको भी उसमें शामिल किया जाता है। तो ये जो कच्चा तेल होता है ये गंधयुक्त पीले या काले रंग का तरल होता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। गंधयुक्त यानी कि इसमें स्मेल होता है, स्मेली होता है। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। डाल्टन ने कहा था कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत साबित हो गया जब समस्थानिकों का पता चला। जैसे आप जानते हो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 1H3। यहाँ देखो ये एक ही तत्व के सारे परमाणु हैं। कौन से तत्व के? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के ये 3 अलग अलग परमाणु हैं। देखो परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1। अगर सारे के परमाणु संख्या 1 है इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही तत्व के सारे परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन के सारे जो परमाणु हैं, हाइड्रोजन तत्व के सारे परमाणु वो समान होने चाहिए। डाल्टन ने ऐसा कहा था डाल्टन के अकॉर्डिंग। लेकिन देखो ये अलग अलग है। ये परमाणु ये परमाणु ये परमाणु अलग अलग है। इसमें देखो 1 द्रव्यमान संख्या है, इसमें 2 द्रव्यमान संख्या है, इसमें 3 द्रव्यमान संख्या है। इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है 1H1 में, इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है। बट डाल्टन के अकॉर्डिंग सारे में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए थी, यानी सारे जो परमाणु हैं ये एक समान होने चाहिए थे, अलग अलग नहीं होने चाहिए थे। तो जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। देखो द्रव्यमान तो पता है 1000 किलोग्राम, लेकिन त्वरण नहीं पता है। त्वरण बराबर एक सूत्र होता है, ये भी आपको पता होगा, V - U/T। अब यहां पर आप देखो द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम। V कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि लिखा है ना कि कार रुक जाती है 4 सेकंड में। U कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर हम 72 नहीं डालेंगे, हमें आंसर चाहिए न्यूटन में जो कि SI मात्रक है। तो हर एक वैल्यू जब हम फॉर्मूला में डालेंगे तो वो SI मात्रक में होना चाहिए। तो इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारा सेकेंड में है ऑलरेडी, यहाँ पर 4। तो ये 1000 और गुने में 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर -5 गुने में 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। ये माइनस क्या बता रहा है हमें? ये माइनस का मतलब आप ये मत समझना कि ये वैल्यू माइनस में है यानी कि बहुत छोटा है। यहाँ माइनस का मतलब ये होता है कि समय के साथ कार की जो गति है वो कम हुई है, या फिर बोल दो जो बल लगाया गया वो विपरीत दिशा में लगाया गया। विपरीत दिशा में बल लगेगा तभी तो कार रुकेगी, अदरवाइज वो नहीं रुकेगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर D हो जाएगा। निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी को ही हम लोग अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं जनरली। आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड। क्यों करवाते हैं? इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। जो प्रेग्नेंट महिला होती है वो अक्सर अल्ट्रासाउंड करवाती है इसी चीज़ के लिए, जो एम्ब्रियो है गर्भाशय के अंदर उसके देखरेख के लिए। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर कौन से साउंड का इस्तेमाल होता है? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी है इसमें साउंड वेव का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ध्वनि तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंदर हम लोग बोलते हैं पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वो है परमाणु। ऐसे ही जीव विज्ञान के अंदर हम लोग बोलते हैं मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका, है ना। D हमारा आंसर। जब क्रिस्टल गर्म हो जाता है तो क्रिस्टलीकरण के जल का लोप हो जाता है और पदार्थ डैश अवस्था में बदल जाता है। जैसे मान लो कि ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। तो अभी क्या है ये, इसमें देखो वाटर भी जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। ये क्या है? ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से ये वाटर जो है ये लॉस हो जाएगा, जल के जो अणु है ये यहाँ से खत्म हो जाएंगे और सिंपली बचेगा ये। अब ये हो गया एनहाइड्रस फॉर्म। ये क्या हो गया? एनहाइड्रस फॉर्म, यानी कि निर्जलीय। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई है मोल, ठीक है। मोल जो है ये पदार्थ की मात्रा को बताएगा। मोल क्या बताएगा? पदार्थ के मात्रा को। निम्न में से कौन सा समपरमाणुक अणु नहीं है? तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ये फास्फोरस का मॉलिक्यूल। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है या फिर ये जो है या फिर ये जो है, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने हुए हैं। हाइड्रोजन 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 एटम से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 2 नाइट्रोजन एटम्स, फास्फोरस 4 फास्फोरस एटम्स।
यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 डिफरेंट एटम्स हैं, एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है, ये बाकियों से अलग है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? न्यूटन की गति के जो 3 नियम है इनका प्रकाशन वर्ष है 1687। तो डी हमारा आंसर। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर जिसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं और 40 गर्त जिसे हम लोग ट्रफ बोलते हैं बनते हैं। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था आई थिंक कि 1 सेकंड के अंदर जितने कंपन होते हैं या फिर जितने दोलन होते हैं या फिर बोल दो जितने चक्कर लगाए जाते हैं उसी को बोलते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड के अंदर मान लो कि 10 चक्कर लगाए गए हैं या फिर 10 कंपन हुआ या फिर 10 दोलन हुआ, हम बोलेंगे कि आवृत्ति 10 हर्ट्ज है 1 सेकंड के अंदर। यहां आपसे दिया हुआ 40 क्रस्ट है और 40 ट्रफ है। तो आप यहां पर ये देखो, यहां से यहां ये आपका होता है आधा कंपन, आधा कंपन बोल दो या फिर आधा दोलन बोल दो या फिर आधा चक्कर बोल दो, और यहां से यहां फिर से आधा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक आपका एक कंपन हो गया। इस एक कंपन में देखो आप, एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, एक क्रस्ट है एक ट्रफ है, तो एक क्रस्ट प्लस एक ट्रफ बराबर एक कंपन, तो 40 क्रस्ट और 40 ट्रफ बराबर 40 कंपन। समझ में आया? तो 0.3 सेकंड लगते हैं 40 कंपन करने में, तो 1 सेकंड में कितना कंपन किया जाएगा? तो 40 और बट्टे में 0.3 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 0 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 133.33 आएगा, 133.33 हर्ट्ज हो जाएगा। रसायन शास्त्र में मोल शब्द का परिचय किसने दिया? देखो कण आप ध्यान में मत रखना, मोल ध्यान में रखना कि मोल शब्द किसने दिया। मोल शब्द दिया ओस्टवाल्ड ने, सी हमारा आंसर हो जाएगा। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आपने जब भी पढ़ा होगा अपने एग्जाम के लिए घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है तो आपने ऋणात्मक ही पढ़ा होगा, और मैं भी ऋणात्मक ही पढ़ाता हूँ। जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक बताता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में सवाल इसी प्रकार आते हैं। और विकल्प भी कुछ ऐसा ही होता है, धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक, शून्य। आंसर आपको ऋणात्मक पर ही टिक मारना है। अगर मान लो एक विकल्प ऐसा हो कि धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो, शून्य भी हो, और एक विकल्प ऐसा हो जिसमें लिखा हो इनमें से कोई भी हो सकता है, तब आपको आंसर वही मारना पड़ेगा टिक कि इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है वो ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो कुछ भी हो सकता है। बट मैंने तो यही देखा हुआ है कि आपके एग्जाम में जब सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ ऋणात्मक को ही टिक मारा जाता है, इसलिए मैं भी जब भी बताता हूँ तो ऋणात्मक ही बताता हूँ, वरना क्या होगा, नंबर कट जाएंगे आपके। अधातुओं का व्यापक उपयोग डैश में होता है, अधातुओं का व्यापक उपयोग इसमें होता है, इन 4 विकल्पों में से बताना है। तो जो बॉयलर होता है, हवाई जहाज या फिर कोई मशीनरी, इन सब में धातुओं का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, अधातुओं का कम होगा। खाद के रूप में अधातु का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, अमोनियम आयन पे कौन सा चार्ज होता है ये बता दो। अमोनियम आयन पर होता है +1 चार्ज, यानी कि अमोनियम आयन एक धनायन है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। सल्फेट आयन पर होता है -2 चार्ज। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो कंपाउंड का तो क्या करेंगे, जो चार्ज है उसको आप नीचे लिख दो, साइन हटा करके लिखना है, साइन मत लिखना यहाँ पर 2 माइनस है तो सिंपली 2 लिख दो, क्रिस क्रॉस करवा दो तो NH4 का होल ट्वाइस और SO4 हो जाएगा। 1 है तो हम लिखते नहीं है, सिंपली ये हो जाएगा, बी हमारा आंसर। डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं, यानी कि मैट्रिक्स में धसे होते हैं या फिर बोल दो मैट्रिक्स के बीच में होते हैं, तो आंसर हमारा संयोजी उत्तक हो जाएगा। मैट्रिक्स बोले तो कोशिका के बाहर जो पदार्थ होते हैं। निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? हाइड्रोकार्बन बोले तो उसमें क्या होगा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ हमारा आंसर मीथेन हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यहाँ केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। डैश मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। पिछले ही वीडियो में आपने देखा था कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल यानी कि हृदय की मांसपेशी। आपसे मेरा एक सवाल है, आपसे मेरा सवाल ये है, उस धमनी का नाम क्या है? उस धमनी का नाम क्या है? धमनी में आप जानते हो कि शुद्ध रक्त बहता है, तो उस धमनी का नाम क्या है जो हृदय की मांसपेशियों में रक्त लेकर के जाती है? उस धमनी का नाम बताइए जो हृदय की मांसपेशियों में रक्त लेकर के जाती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी बोल दो या फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें भी जो ऐसे लंबवत स्तंभ है इसे हम लोग बोलते हैं समूह, और जो ऐसे है क्षैतिज पंक्तियां उसे बोलते हैं आवर्त। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण या फिर बोल दो प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया डैश उत्पादित करती है। अगर आपको याद हो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट में बेरियम सल्फेट जो सॉल्ट का निर्माण होता है वो प्रेसिपिटेट होता है,
अवक्षेप होता है। और अवक्षेप क्या बताया था मैंने, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, अघुलनशील होते हैं। समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? समुद्र में जो ऊर्जा पाई जाती है उनमें ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, सी वेव एनर्जी एंड सी थर्मल एनर्जी, समुद्र तापीय ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा समुद्र में पाए जाते हैं। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में डैश का उपयोग होता है। सोनोग्राफी का मतलब ही यहाँ पर वही है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है, यानी कि साउंड वेव का इस्तेमाल होता है। बी हमारा आंसर। डैश का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। ये सारे जो सूचक हैं ये आपको ये तो बता देगा कि अम्ल है या नहीं है, ये जरूर बता देगा कि अम्ल है या नहीं है, लेकिन ये अम्ल कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, ये नहीं बता पाएगा। ये सारे जो सूचक हैं ये बताने का काम करेगा सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? आप जानते हो कि जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो भार में कमी आती है। भार में कमी आती है क्योंकि चंद्रमा पर जी का वैल्यू जितना पृथ्वी पर है उसके 1/6 हो जाता है, इसीलिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है कि चंद्रमा की सतह से हम एक चट्टान को पृथ्वी पर लाएंगे तो क्या होगा, भार में वृद्धि हो जाएगी। भार में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि पृथ्वी पर जो जी का वैल्यू होगा चंद्रमा पर जो होगा उसका 6 गुना होगा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इसके भार में वृद्धि हो जाएगी, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके भार में केवल परिवर्तन होगा। भार में कितना परिवर्तन हो जाएगा, जितना चंद्रमा पर था उसके 6 गुना हो जाएगा। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? यानी छोटी आंत की जो लंबाई है सबसे छोटी होती है इन सब में। जो शाकाहारी जानवर होते हैं जैसे कि गाय, खरगोश, बकरी, ये सब, इनकी छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है मांसाहारी जानवर की तुलना में। हमारा आंसर यहाँ पर शेर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा था कि किसके पास सबसे छोटी आंत है। जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में आप जानते हो कि सेलुलोज भरपूर मात्रा में होता है। जो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, ये भरपूर मात्रा में होता है। इस सेलुलोज को पचाने में शाकाहारी जानवरों को टाइम लगता है। इसको पचाना है तो इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए छोटी आंत की लंबाई जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें अधिक होती है। सेलुलोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसे हम लोग सेलुलेज बोलते हैं। ये सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को तोड़ेगा। देखो, ये जो गाय है, खरगोश है, बकरी है, या फिर बोल दो कि जो भी शाकाहारी जानवर है जो सेलुलोज को पचा पा रहा है, उनके बॉडी के अंदर भी ये एंजाइम उनके बॉडी के पार्ट्स द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। यानी कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिनके बॉडी पार्ट्स खुद इस सेलुलेज एंजाइम को बनाए, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है। तो फिर कौन बनाता है? ये बनाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सहजीवी जीवाणु होते हैं इन शाकाहारी जानवर के आमाशय में जो इस एंजाइम को बनाते हैं और इसी के मदद से ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। हम मनुष्य सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे आमाशय में ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, जड़त्व का नियम, ये न्यूटन की गति का पहला नियम होता है। न्यूटन की गति का पहला नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये नहीं होगा। बल के प्रभावों को समझने में सहायक, बल का कितना प्रभाव है ये हमें न्यूटन की गति के दूसरे नियम से पता लग जाएगा। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है ये हमें बल का परिमाण देता है, तो वहां से हमें समझ में आ जाएगा कि बल का प्रभाव कितना है। यदि एक वाहन की क्षमता 50% है और वाहन का आउटपुट 4500 जूल है तो वाहन को प्रदान की गई इनपुट ऊर्जा है। मतलब कोई वाहन है, इसकी जो एफिशिएंसी है ये 50% है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी आप इसको दोगे इसमें से 50% ये यूज करेगा, यानी आउटपुट आपको केवल 50% ही मिलने वाला है। मतलब अगर आप इसको 100 जूल दोगे तो केवल 50% ही आपको ये आउटपुट देगा, यानी 50 जूल ही ये आपको देगा, बाकी सारे बर्बाद हो जाएंगे इसके अंदर। यूज कितना किया जाएगा? मात्र 50 जूल, यानी कि आउटपुट आपको मिलेगा केवल 50 जूल का। इनपुट आपने दिया था 100 जूल। यहाँ देखो आपको आउटपुट दे रखा है कि 4500 जूल है, तो ये जो 50% बर्बाद होने के बाद मिला होगा 4500 जूल, यानी आउटपुट कितना रहा होगा? 9000 जूल। 9000 जूल। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद जो गतिज ऊर्जा होती है ये 0 हो जाती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जो मिड पॉइंट होता है, मान लो टोटल हाइट अगर h है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? h/2 होगा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में बराबर होते हैं। इस मिड पॉइंट से नीचे गतिज ऊर्जा अधिक होती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है। इस मिड पॉइंट से ऊपर स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, गतिज ऊर्जा कम होती है।
तो हमारा आंसर होगा कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, क्योंकि हमसे 1/4 पर पूछा है। तो 1/4 क्या होगा, इतने हाइट का इस h/2 हाइट का जो हाफ होगा ये होगा h/4, यानी कि इतना का मिड पॉइंट। एक चीज आप यहां पर यह भी ध्यान में रखो कि इस पूरे हाइट में आप किसी भी पॉइंट पर आप चेक करोगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो सम होगा ये नियत होगा, कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा। यानी आप इसको बोल सकते हो जो यांत्रिक ऊर्जा है ये नियत रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा कुछ ऐसा था कि 30 जूल गतिज ऊर्जा, 30 जूल स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि दोनों बराबर है तो टोटल कितना हो गया 60 जूल। इस वाले स्थान पर मान लो कि जो गतिज ऊर्जा है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 40 जूल, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक होने वाली है, टोटल तो 60 जूल है। तो अगर इस गतिज ऊर्जा 40 जूल है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी 20 जूल होगी। टोटल सम कितना 60। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगर स्थितिज ऊर्जा मान लो कि 50 जूल है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 10 जूल। टोटल सम 60 जूल। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी पॉइंट पर चेक करोगे तो टोटल जो मिलने वाला है वो 60 जूल ही मिलेगा, टोटल चेंज नहीं होगा। यांत्रिक ऊर्जा नियत रहेगी हर स्थान पर, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। एक तत्व का विन्यास 2, 8, 1 है, इसे डैश में शामिल किया जाता है। 3 कोश है, पहला कोश, दूसरा और तीसरा। जितने कोश उतना ही आवर्त संख्या, यानी कोशों की संख्या बराबर आवर्त संख्या। तो 3 कोश है तो तीसरे आवर्त में, तृतीय आवर्त में समूह 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 हो या फिर 2 हो तो समूह संख्या 1 और 2 हो जाएगा। हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें 10 जोड़ेंगे, वही हमारा समूह का संख्या हो जाएगा। जैसे कि मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 3 होता तब हम 3 समूह संख्या नहीं बोलते, हम इसमें 10 जोड़ते और 13 बोलते हैं। लेकिन अगर 1 है तो समूह 1 हो जाएगा, 2 है तो समूह 2 हो जाएगा। कार्य में डैश, कार्य एक अदिश राशि है, तो इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चाहे वो संपीड़ित स्प्रिंग हो चाहे हम उसको खींचे हुए हो, उसमें होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, गलत हो जाएगा। बांध में जो जल संचित होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिशील कार गति में है तो गतिज ऊर्जा होगी, ये सही है, सी हमारा आंसर। किसी पौधे के वनस्पतिक भाग डैश होते हैं। 2 तरह के भाग होते हैं, एक वनस्पतिक भाग, दूसरा जननिक भाग, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो वनस्पतिक भाग होते हैं वो होते हैं जड़, तना, पत्तियां। जड़, तना, पत्तियां, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ये है वनस्पतिक भाग। और जो जननिक भाग होते हैं उसमें है फूल, ठीक है, फूल हो गया, फल हो गया और बीज। फूल, फल, बीज ये होते हैं जननिक भाग और जड़, तना, पत्तियां ये होते हैं वनस्पतिक भाग। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इसे मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल डैश होंगे। हाइड्रेंजिया के जो फूल होते हैं ये अम्लीय क्षारीय माध्यम को बताने का काम करते हैं। तो अगर मिट्टी अगर अम्लीय है यानी अम्ल के साथ उसको उपचारित किया जाए तो जो हाइड्रेंजिया के फूल होंगे वो देखो इस कलर के होंगे, ब्लू कलर के होंगे, नीले रंग के होंगे। और अगर क्षारीय यानी कि क्षार के साथ उपचारित किया जाए, यानी कि अगर मिट्टी क्षारीय है तो ये पिंक कलर के फूल होंगे, गुलाबी रंग के फूल होंगे। अगर मिट्टी अम्लीय है तो नीले रंग के, अगर मिट्टी क्षारीय है तो गुलाबी रंग के। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी आंत की आवश्यकता होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों के पास लंबी आंत होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम किसमें मौजूद है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियम बोले तो एपिथेलियल टिश्यू और स्क्वामस बोले तो चपटी हुई। यहाँ देखिए आप 2 तरह के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। जब हम बोलते हैं स्क्वामस, यहाँ भी स्क्वामस लगा हुआ है, यहाँ भी स्क्वामस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोशिकाएं हैं वो चपटी हुई है। जिस प्रकार से आप फर्श पे टाइल्स देखते हो ठीक वैसे ही चपटी होती है एपिथेलियम टिश्यू की कोशिकाएं, तो हम उसे बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम बोल दो या फिर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बोल दो आप। जब हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि कोशिकाओं की कई सारी परतें हैं। जैसे यहाँ देखो आप, कोशिकाओं की कई सारी परतें हैं, इसमें कई सारी परतें हैं। जब हम सिंपल बोलते हैं, सिंपल, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कोशिकाएं हैं, जो चपटी हुई कोशिकाएं हैं उसकी बस एक परत है, उसकी बस एक परत है। जब हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं इसका मतलब होता है कि इसमें कई सारे परतें हैं। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी त्वचा में है, यानी जो हमारी स्किन होती है वो यही होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो सिंपल स्क्वामस है जिसमें कोशिकाओं की बस एक परत है, ये आपको जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं इसमें ये वाला टिश्यू मिल जाएगा। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो रक्त वाहिनियां होती है उसमें ये टिश्यू मिल जाएगा आपको, सिंपल स्क्वामस टिश्यू। उसके बाद ये जो बकल कैविटी है यानी कि जो मुख गुहा है उसके आंतरिक भाग में, यानी कि उसको लाइन करता है ये सिंपल स्क्वामस टिश्यू, यानी कि बकल कैविटी में।
बकल कैविटी में जो यहाँ पर ग्रास नली लिखा हुआ है ईसोफेगस, इसके अंदर भी ये सिंपल स्क्वामस टिश्यू मिलेगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो सम होता है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये नियत रहती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। यहाँ लिखा हुआ है वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु को ऊपर फेंका गया है, अच्छा यहाँ पर है मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, तो चलो जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो हवा उसको रोकती नहीं है, हवा के द्वारा ऊपर की ओर अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। अगर लगाया जाता तो उसके अगेंस्ट में वस्तु को नीचे आना पड़ता, तो इसके अगेंस्ट में कुछ वस्तु को काम करना पड़ता, तो यहाँ पर क्या होता, कुछ एनर्जी का बोल सकते थे कि लॉस हो जाता। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा ये नियत रहती है। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। हैलोजन में हैलोजन ग्रुप नंबर 17 के तत्व होते हैं। इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, यही सब है। तो जब हम नीचे की ओर आएंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये इंक्रीज होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा। 273 केल्विन का मान क्या है। केल्विन ये तापमान का एसआई मात्रक है। 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण बोले तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। देखो ये हीलियम है, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों बाहर निकाल दो आप, तो ये हीलियम 2+ हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इसमें केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा था, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को बहुत सारे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाया था सोने के परमाणु के ऊपर। ये जो एटम यहाँ पे लिखा हुआ है, परमाणु लिखा हुआ है, किसका है, गोल्ड का है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, सोने के परमाणु के ऊपर। तो हमारा आंसर यहाँ पर स्वर्ण हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, नाभिक की खोज की, परमाणु में नाभिक की खोज की। आप में से बहुत सारे ये याद किए हुए हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, तो आप गलत है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं की, प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की। भोजन के पचाने की क्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। जो भोजन हम खाते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, तो डाइजेशन के बाद ये ऊर्जा का रूपांतरण कुछ इस प्रकार से होता है कि रासायनिक ऊर्जा वापस से कुछ रासायनिक ऊर्जा में, कुछ ऊष्मीय ऊर्जा या फिर बोल दो तापीय ऊर्जा और कुछ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक एटीएम बराबर होता है 1.01 10⁵ पास्कल। पास्कल के स्थान पर हो सकता है ये आ जाए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो एक ही चीज है। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसके शक्ति की गणना करें। तो शक्ति, लेंस की जो शक्ति होती है ये लिखा जाता है 1/f। यहाँ पर f आपको मीटर में डालना है। अगर आपको f सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100/f लिख दो यहाँ पर। तो 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो 100 / 25, यहाँ से आ जाएगा 4 डायोप्टर। डायोप्टर ये लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है, 4 डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु नहीं है। अर्धधातु बोले तो उपधातु, अर्धधातु बोल दे या फिर उपधातु बोल दे, मेटलॉइड बोल दे। कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से हैं, बोरोन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन ये एक हैलोजन तत्व है। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचालित करते हैं उसमें डैश की कोटिंग होती है, पीवीसी की कोटिंग होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। H2SO4 अम्ल है, HCl अम्ल है, CH3COH ये भी अम्ल है। ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये है क्षार। क्षार है, इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में है वो है मरकरी, वो है मरकरी। और एकमात्र अधातु यहाँ पर बोला हुआ है, नॉन मेटल, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है, वो है ब्रोमीन। ये हमारा आंसर। पराग ट्यूब का विकास डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है। पराग ट्यूब का विकास यानी कि पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट, ये स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर एक महत्वपूर्ण चरण है। स्पर्मेटोफाइट्स बोले तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो सीड्स देते हैं, तो सीड्स देने का काम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का है। ग्लूकोज एक डैश कार्बन अणु है, यानी ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, कार्बन अणु नहीं होगा यहाँ पर, परमाणु हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। ये हमारा आंसर। निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में दोनों में 36 का आंकड़ा है, उल्टा रिलेशन है। F इनवर्सली होता है लैम्डा के। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में उल्टा रिलेशन है, जिसकी आवृत्ति जितनी कम तरंगदैर्घ्य उतनी ही अधिक। यहाँ 100 हर्ट्ज है, यहाँ 200 हर्ट्ज है, यहाँ 300 हर्ट्ज, यहाँ 400 हर्ट्ज। आंसर हमारा ये हो जाएगा, जिसकी आवृत्ति जितनी कम तरंगदैर्घ्य उतनी ही अधिक। निम्न में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। ये सब आप पढ़ लेना, A, B, C ये सारे सही हैं। सभी पदार्थ छोटे कण से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा।
उन्हें परमाणु कहा जाता है, अणु नहीं कहा जाता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को कहते हैं। सामान्य दिशा का मतलब होता है लंबवत दिशा में लगाए गए बल को कहते हैं। इसे कहा जाता है अभिलंब बल। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये जो टेबल है, इस टेबल पर ये जो वस्तु है रेड कलर का बॉक्स जो रखा हुआ है, इस टेबल पर बल लगा रहा है अपने भार के बराबर नीचे की ओर। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये कहता है कि हर क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होता है, विपरीत दिशा में होता है, समान परिमाण का होता है। तो जब ये बॉक्स ने इस टेबल पर बल लगाया अपने भार के बराबर नीचे की ओर, तो बदले में इस टेबल ने भी इस बॉक्स के ऊपर एक बल लगाया, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, इसको बोलते हैं अभिलंब बल या फिर सामान्य बल। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हमारा आंसर हो जाएगा। भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं? भोजन के परतों पर टीन की परत इसलिए लगाई जाती है क्योंकि टीन जिंक से कम प्रतिक्रियाशील है, कम रिएक्टिव है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार हैं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ये कई प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, एडवांस्ड गैस कूल्ड रिएक्टर है, लाइट वाटर ग्रेफाइट रिएक्टर है, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर है। ये सारे टाइप्स हैं, ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप्स हैं। एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप जरा इस पर नजर डाल लेना कि ये जो कूलेंट है और मॉडरेटर है किसमें क्या है। लगभग सब में एक ही जैसे है, बस कुछ में अंतर है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ ग्रेफाइट है, फिर यहाँ ग्रेफाइट है, यहाँ लिक्विड सोडियम है। तो एक बार जरा आप इस पर नजर डाल लेना। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? परमाणु रिएक्टर। हमसे क्वथन जल रिएक्टर और दाब रिएक्टर, यानी कि जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, दाब जल रिएक्टर और बॉइलिंग रिएक्टर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इसके बारे में पूछा हुआ था। यहाँ देखो आप, फ्यूल के रूप में यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, यहाँ जो यू लिखा हुआ है इसका मतलब यूरेनियम है। यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, और यहाँ पीयू लिखा हुआ है प्लूटोनियम। तो इन सब का इस्तेमाल होता है। फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। बी हमारा आंसर। P4O10 प्लस H2O H3PO4 समीकरण पर ध्यान दे। इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण होंगे। ये जो अभिक्रिया आपको दिया गया है ये एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, जिसे हम लोग कंकाल अभिक्रिया भी बोलते हैं। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। आपको बताना है जल के आवश्यक कण होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर वाटर के। इसके लिए आपको यहाँ पर इसको बैलेंस करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा, संतुलित करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फास्फोरस को संतुलित करेंगे। यहाँ 4 फास्फोरस है, यहाँ पर एक ही है। हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 लगा देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर 4 लगाया तो अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पर 12 हो चुका है टोटल, 4 तिहाई 12। ऑक्सीजन यहाँ पर 16 हो चुका है, 4 चौके 16। क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। तो फास्फोरस यहाँ पर देखो बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 10 एटम्स यहाँ पर है और एक यहाँ 11 है टोटल। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं? 16 हो चुके हैं। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 11 है। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर 6 लिखा, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन के 10 एटम्स, यहाँ पर 6 हो गए हैं। ये 6 एटम्स, 10 और 6 16, और यहाँ पर तो 16 था ही। तो फास्फोरस भी बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। बचता है हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो चुका होगा, क्योंकि टोटल 3 तरह के एटम्स हैं। जब आप 2 को बैलेंस कर दोगे तो तीसरा ऑटोमेटिक है जो कि बैलेंस हो जाएगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ना 6H2O, तो जल के 6 कण होंगे यहाँ पर, मतलब जल के 6 अणु। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया? जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, इस समय कार्य हमारा 0 होता है। ये आंसर नहीं होगा, हमें नेगेटिव ढूंढना है। जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, अगर किसी एंगल पर है, तो हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्योंकि हमें एंगल का नाम नहीं पता। ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये कहना कि नेगेटिव होगा, ये सही नहीं होगा। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्क होगा ये निगेटिव होगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है, यहाँ पर वर्क हमारा पॉजिटिव होगा। हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? फेरस क्लोराइड और एक होता है फेरिक क्लोराइड। फेरस क्लोराइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और फेरिक क्लोराइड में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा FeCl2। यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीकरण संख्या है ये है +2। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह डैश है। यहाँ केंद्रित नहीं होगा, नाभिकीय होगा। ठीक है, नाभिकीय बोले तो न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु संख्या कितना है? 12 है। यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। F ब्लॉक के अंदर आएगा। F ब्लॉक के अंदर भी किसमें? एक्टिनाइड सीरीज के अंदर। जो एक्टिनाइड सीरीज है उसमें जो तत्व आते हैं वो है परमाणु संख्या 90 से लेकर के 103 तक। तो यहाँ पर जो 92 है ये है यूरेनियम का।
और अभी जो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर से देखे थे उसमें मैक्सिमम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए किया गया था क्योंकि ये जो यूरेनियम है यहाँ से नाप की ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। लकड़ी अधातु है, पीतल मिश्र धातु है, स्टील मिश्र धातु है, कॉपर धातु है। तो धातु अधातु मिश्र धातु के हिसाब से तो हम नहीं चुनेंगे, यहाँ पर हम इस आधार पर चुन सकते हैं कि ये सारे जो है ये विद्युत के सुचालक हैं जबकि लकड़ी कुचालक है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? कौन से प्रोसेस के अंदर बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है? ये हो जाएगा वायवीय श्वसन। यहाँ वायु श्वसन लिखा हुआ है, इसका मतलब वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन में बहुत ही कम ऊर्जा निकलती है, एरोबिक में बहुत ही अधिक निकलती है। टैकीग्लॉस नहीं होगा, टैकीग्लॉसस होगा। टैकीग्लॉसस डैश के बीच एक संयोजक कड़ी है। इन दोनों को आपने कहीं देखा है? आपने कहीं देखा है का मतलब मैंने क्या आपको कभी दिखाया है इन दोनों का पिक्चर? मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। ये दोनों अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, ये दोनों अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। ये है डक बिली प्लेटिपस, ये है एकिडना या फिर इसी को बोलते हैं स्पाइनी एंट ईटर। वैज्ञानिक नाम है डक बिली प्लेटिपस का ऑर्निथोरिंकस, इसको बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस और इसको बोलते हैं टैकीग्लॉसस। ये दोनों ही संयोजक कड़ी है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए यानी एक दिन में 8 घंटे के लिए 100 वाट के इलेक्ट्रिक लैंप का उपयोग किया जाता है। 3 दिनों में लैंप द्वारा खपत ऊर्जा की इकाइयों की गणना करें। एक दिन में 8 घंटे इस्तेमाल होता है और 100 वाट इस्तेमाल होता है। एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम, और 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। यही होता है। देखो यहाँ पर है ये पावर और यहाँ पर है ये टाइम, यानी कि 800 वाट यहाँ पर आवर हो जाएगा। लेकिन ये यूनिट में नहीं आएगा, हमें किलोवाट में चेंज करना है। किलोवाट में क्या करेंगे? 100 से माफ करना 1000 से भाग लगा देंगे। अब ये हमारा हो गया यहाँ पर किलोवाट आवर। एक दिन का है ना ये, हमें तो 3 दिन में चाहिए। हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 800 बटे में 1000 गुने में 3 किलोवाट आवर। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 8 3 24 हो जाएगा, डिवाइड में 10 है तो 2.4 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, तो 2.4 किलोवाट आवर बराबर 2.4 यूनिट्स हो जाएगा। यहाँ पर 2.4 यूनिट। 1000 से भाग मैंने क्यों लगाया ये समझ में आया ना? यहाँ पर जो आया था ये सिंपली वाट एंड आवर था, हमें चाहिए था किलोवाट आवर, इसलिए मैंने यहाँ पर 1000 से भाग लगाया। गन्ना सामान्यतः डैश से उगाया जाता है। गन्ना सामान्यतः, जैसे मान लो कोई गन्ना है, ये गन्ना है, ये इसका स्टेम है, तो स्टेम को काटो और इस कटे हुए स्टेम को वापस से लगा दो मिट्टी में, यहाँ पर फिर से जड़ निकल जाती है काटते हुए, यानी इसको बोलते हैं कटिंग। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? एल्यूमिनियम, कील, लौह कील, ये सारे धातु हैं, जल के घनत्व से इनका घनत्व अधिक होता है। कॉर्क हो जाएगा। कॉर्क ये पेड़ों के छाल से प्राप्त होता है। ये वही कॉर्क है जहां से रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी कॉर्क से, जो कि पेड़ों के छाल से प्राप्त होता है। यहाँ देख लो ये ढक्कन, ये कॉर्क है, ये कॉर्क से बना हुआ ढक्कन है। चलिए आपसे मेरा एक सवाल है, आप बताएं उन धातुओं के नाम। आप हमें बताएं उन धातुओं के नाम जो कि पानी में तैरते हैं। पानी में तैरते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि उनका घनत्व, वो धातु है, एक धातु नहीं है, एक से अधिक है, तो उन धातुओं का नाम बताएं जिनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जल के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। आप उन धातुओं के नाम बताएं जिनका जो घनत्व होता है, जिनका जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है। जल से क्या होता है? कम होता है। उन धातुओं के नाम बताएं। इसी को हम ऐसे ही बोल देते हैं कि पानी में वो धातुएं तैरते हैं। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया? पहले आवर्त में तो 2 ही तत्व हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। हीलियम क्या है? इनर्ट गैस है। ग्रुप नंबर 18 के अंदर ये गैस आती है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हीलियम हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं, लेकिन कुछ मौसमों के बाद मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाएगा? जैसे कोई खेत है, वहां पर हम फसल उगा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि वहां की जो मिट्टी होती है उनमें उपज की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि बार बार हम वहां पर फसल को उगा रहे हैं, तो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है उन सबका यूज हो रहा है लगातार। इसीलिए क्या है कि जो उपज है वो कम हो जाती है, तो वापस से उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खाद का इस्तेमाल होता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा, खाद यानी कि मैन्योर। ये है मैन्योर यानी कि खाद। इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, जो जानवर होते हैं उनके मलमूत्र होते हैं। गलत मिलान का चयन करें। तत्व है संयोजकता, हीलियम की संयोजकता 0, तो ये सही है। ग्रुप नंबर 18 के जो भी तत्व हैं उनके परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, लेकिन हम वैलेंसी की अगर बात करें तो ये 0 होती है। हमसे वैलेंसी बताना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर वैलेंसी और एलिमेंट में रिलेशन बताना है कि कैसे क्या है।
हीलियम के पास 0 वैलेंसी है, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंसी है, कार्बन के पास 4 है, ऑक्सीजन के पास 1 है। गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 2 है। उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होते हैं। ये डैश कहलाती है, थैलस कहलाती है, माफ करना थैलस नहीं कैलस, ठीक है, कैलस। उत्तक संवर्धन के बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है जो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पढ़ना है। ये एनसीईआरटी का कटआउट है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस बार आप क्या करेंगे, खुद से इसको पॉज करके पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि अगर कोई वस्तु है जो वृत्तीय पाथ पर गति कर रही है तो उसकी गति एक समान हो सकती है, लेकिन कभी भी दिशा एक समान नहीं होती है। हर पॉइंट पर दिशा बदल जाती है। तो हम बोल सकते हैं हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। एक समान गति हो सकती है लेकिन वेग नहीं। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? वृक्काणुओं बोले तो नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किडनी के अंदर। काम क्या है? उत्सर्जन का, एक्सक्रीशन का। किसी चालक का प्रतिरोध R डैश पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध बराबर होता है ρ L/A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यह है चालक की लंबाई और यह चालक की प्रकृति। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतीत रूप से यानी कि उल्टे रूप से निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धन आवेशित आयन बनाती है? आंसर हीलियम हो जाएगा, माफ करना सोडियम हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। तो सोडियम चाहता है कि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बस इसे मात्र 1 इलेक्ट्रॉन को खोना है। तो ये आसानी से खोदेगा, जैसे ही खोएगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा यानी कि धन आवेशित हो जाएगा। तो ये सोडियम के पास सबसे अधिक है। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? आंसर हमारा हो जाएगा 80 डेसिबल। देखो 80 डेसिबल से ऊपर भी मनुष्य सुन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन सकता है। 80 डेसिबल से काफी ऊपर तक भी सुन सकता है, लेकिन 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है मनुष्य को बहरा कर सकती है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो 80 डेसिबल की ध्वनि है मनुष्य यहाँ तक सहन कर सकता है। सबसे उचित जो माना जाता है वो 45 डेसिबल माना जाता है कि अगर इतना है साउंड की इंटेंसिटी तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारे कानों के लिए ये जो ध्वनि है ये हानिकारक होती चली जाएगी। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यहाँ प्रतिशत बोले तो द्रव्यमान का प्रतिशत पूछा हुआ है यहाँ पर कि नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, ऊपर में नाइट्रोजन का मास लिखना है, लिखना है और नीचे में टोटल मास लिखना है। टोटल मास बोले तो ये जो टोटल लिखा हुआ है ना अमोनियम नाइट्रेट, इसका मास लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ देखो 2 नाइट्रोजन एटम्स है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 28। तो 28 नाइट्रोजन का नीचे भी आएगा। यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन के एटम्स है तो 4 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, यहाँ पर 3 है तो 48 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 28 डिवाइड बाई 8, 4 12, 12 और 8 20, 4 और 2 6, 6 और 2 8 इंटू में 100, 35% हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 35%। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि बोले तो व्युत्पन्न राशि। 2 तरह की भौतिक राशियां होती हैं, एक मूलभूत राशि और एक दूसरा व्युत्पन्न राशि जिसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। एक को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरे को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ये दोनों ही टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के। तो 7 होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये आप ध्यान में रखिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूलभूत राशि जो होती है वो 7 होती है। लंबाई होती है, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूलभूत राशियां हैं। ये एसआई मात्रक में इनके यूनिट्स है, मात्रक है। हमसे बोला है कि कौन डिराइव्ड नहीं है, तो देखो समय नहीं है, दूरी भी नहीं है। दूरी भी नहीं हुआ क्योंकि जब हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई में ही तो दूरी है ना, लंबाई बराबर दूरी। जब हम बोलते हैं कि दूरी मापो तो एक्चुअली हम लोग क्या मापते हैं? लंबाई ही तो मापते हैं। मैं बोलूंगा कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए हैं और मैं आपसे बोलूं कि दूरी बताओ, तो एक्चुअली आप क्या बताओगे? लंबाई मापोगे। तो दूरी भी सापेक्ष राशि नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन बोर्ड वाले ने केवल समय पर टिक मारा हुआ है, यानी कि उनके अनुसार ये तीनों जो है ये सापेक्ष राशि है यानी कि व्युत्पन्न राशि है। लेकिन मेरे तरफ से आंसर इसका ए और डी दोनों हो जाएगा क्योंकि सापेक्ष राशि समय भी नहीं है और दूरी भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो ना कि लेंथ एक मूलभूत राशि है। जब हम सापेक्ष राशि बोलते हैं या फिर व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, तो ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं बोलूँ चाल, यहाँ जो वेग लिखा हुआ है या फिर बोल दो चाल, ये जो वेग है ये क्या होता है? विस्थापन बटे में समय, या फिर बोल दो दूरी बटे में समय। अगर हम दूरी के साथ दिशा भी इंक्लूड कर ले, शामिल कर ले तो जो दूरी है और जो समय है दोनों ही क्या है? ये दोनों ही मूलभूत राशि है और इन दोनों की मदद से
ये व्युत्पन्न राशि बना हुआ है। फ्लोरीन में 19F9, ये फ्लोरीन है। न्यूट्रॉनों, प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। 19F, कैपिटल F होगा 9। क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा होता है नीचे, ये होता है प्रोटोनों की संख्या, और ये ऊपर में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। ये है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या और ये है सिंपली प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या 9, प्रोटॉन की संख्या 9। जब हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो हमें केवल न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी। प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 9, n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10। तो प्रोटॉन बराबर 9 हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर 9 हो जाएगा। जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जब तक कि उसके ऊपर आपको कोई चार्ज न दिखे। तो 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। सी आंसर। टूथ एनामेल, दंत वल्क डैश से बना होता है, जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों का क्षय का कारण बनता है। ये जो एनामेल होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर भाग। हार्डेस्ट पार्ट हमारे बॉडी में है ये जो टूथ एनामेल होता है। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट बोले तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस। एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर यानी कि 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ उत्पन्न करता है। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। पिछले ही पार्ट में मैंने आपसे इस तरह का एक सवाल डिस्कस किया हुआ था। 20 तरंग 20 क्रस्ट का मतलब क्या हुआ, 20 कंपन। ठीक है, तो 0.4 सेकंड में 20 कंपन होता है। 1 सेकंड में आपको निकालना होता है। अगर आवृत्ति पूछा है तो 20 बट्टे में 0.4 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 1 जीरो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। तो अब मैं ये मान लेता हूं कि इस तरह के सवाल नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो आप इसको आराम से बना देंगे। डैश का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।